राधे राधे मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसे हम एनआरए भी बोल सकते हैं। सो डियर, एनआरए के गठन के क्या हमें फ़ायदे मिलेंगे, यानी एक विद्यार्थी जीवन में इसके क्या फ़ायदे हैं, किस तरह एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, क्या पारदर्शिता आएगी, इन सभी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बात से पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो एनआरए है ये बहुत बड़ी पहल मोदी जी की है। यानी कि 2014 से जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी का एक ही सपना है, एक ही सोच है, वन नेशन वन थ्योरी। यानी कि एक नेशन में केवल एक थ्योरी हो, ना कि डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी हो। जैसे कि जीएसटी बनाया गया, जीएसटी लागू किया गया, वो भी वन नेशन वन थ्योरी के सोच पर ही डिपेंड करता है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सारी बातें आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। तो कुछ बातें मैंने इस वीडियो में मेंशन की हैं, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा है, नई व्यवस्था के अनुसार सरकारी नौकरी के इच्छुक सभी उम्मीदवार। यानी कि इस नई व्यवस्था, जो हम नई व्यवस्था कर रहे हैं, यानी एनआरए में जो भी नई व्यवस्था की जा रही हैं, उनके अनुसार सरकारी नौकरी के इच्छुक सभी उम्मीदवार, यानी वो कैंडिडेट्स जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक एजेंसी यानी एनआरए द्वारा आयोजित एक सामान्य योग्यता परीक्षा। डियर, जहां भी सामान्य शब्द आता है, सामान्य का मतलब ही होता है कॉमन, यानी कि बहुत ही बेसिक्स, वो बातें जो हम सबको पता होनी चाहिए। तो लिखा है सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब भी सामान्य ज्ञान, सामान्य योग्यता, तो आप इस वर्ड से समझ जाया करिए कि ये एक बहुत ही कॉमन यानी बहुत आसान सा एग्ज़ाम होने वाला है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। यानी इस एग्ज़ाम को हम सीईटी कह सकते हैं। में केवल एक बार हिस्सा लेंगे, यानी वो विद्यार्थी केवल इस एग्ज़ाम को एक बार देंगे, जिसके बाद वे सामान्य योग्यता परीक्षा यानी सीईटी के अंकों के आधार पर उच्च स्तर की परीक्षा के लिए किसी भी भर्ती एजेंसियों में आवेदन कर पाएंगे। डियर, उच्च स्तर की परीक्षा की बात की जाए तो रेलवे एक उच्च स्तर की परीक्षा है, एसएससी एक उच्च स्तर की परीक्षा है, या फिर जो भी बैंकिंग सेक्टर है हमारा, जिसे हम आईबीपीएस भी बोलते हैं, वो भी एक उच्च स्तरीय परीक्षा है। तो जब सीईटी को आप क्वालिफाई कर लेंगे, पास कर लेंगे, तो उसी के अंकों के आधार पर आप इन उच्च स्तर की परीक्षा, जिनकी बात मैंने अभी आपको समझाई, यानी एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, एक उच्च स्तरीय परीक्षा के अधीन आती हैं, तो उनके लिए आप आवेदन कर पाएंगे, यानी फॉर्म फिल कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट में लिखा है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए एक बहु एजेंसी निकाय होगी। बहु एजेंसी निकाय से यहाँ पर मतलब है, यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए केवल एकमात्र ऐसी एजेंसी होगी जो एक जैसा सीईटी यानी कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। यानी जैसे आज की डेट में 3 डिपार्टमेंट हैं, आगे चलते चलते इस पर और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट का लोड डाल दिया जाएगा, क्योंकि इसका काम केवल क्या होगा, सीईटी लेना, यानी ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ही कंडक्ट कराएगा। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है, एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए केंद्र सरकार की भर्ती प्रक्रिया में अत्याधुनिक सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया एक विशेषज्ञ की तरह, यानी कि एक जिस तरह आप एक डॉक्टर पर फेथ करते हैं बहुत ज़्यादा, उस डॉक्टर पर जो अपने एक, जैसे कि डेंटिस्ट हो गया, यानी विशेषज्ञ पर। विशेषज्ञ का मतलब ही क्या है कि अपने फील्ड में बहुत धुरंधर, यानी अपनी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा काबिल। तो एक विशेषज्ञ निकाय होगी है, क्योंकि इस पर वर्कलोड ही केवल सीईटी का होगा, तो ये बहुत अच्छे से, बहुत प्रॉपर तरीके से काम करेगी। और केंद्र सरकार की भर्तियों के लिए,
इसका मतलब है अभी इसमें राज्य सरकार की भर्तियों की तो बात नहीं की जा रही, केंद्र सरकार की भर्तियों के अंडर ही तो एसएससी और रेलवे और आईबीपीएस, यानी कि ये जो तीनों डिपार्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य विशेषताएं, फर्स्ट पॉइंट दिया है सामान्य योग्यता परीक्षा यानी सीईटी मुख्य 3 स्तरों पर आयोजित की जाएगी, यानी ये 3 लेवल पर होगी, 3 स्टैंडर्ड मेंटेन होंगे यहाँ पर, जैसे स्नातक, उच्च माध्यमिक लिखा है यहाँ पर, और मैट्रिक। देखो, अगर कोई विद्यार्थी 10वीं लेवल पर यानी किसी ने 10th पास की हुई है, अगर वो इस एग्ज़ाम को देता है और वो क्वालिफाई हो जाता है, तो जितने भी एग्ज़ाम्स एसएससी, रेलवे या आईबीपीएस की बात करूँ मैं, हालांकि आईबीपीएस 10th लेवल पर कोई एग्ज़ाम नहीं लेता है, लेकिन एसएससी लेता है, आपको पता है, एमटीएस। तो उस एमटीएस के एग्ज़ाम को देने के लिए वो कैंडिडेट इस समय एलिजिबल हो चुका है। बात करते हैं 12th लेवल की। अगर किसी विद्यार्थी ने 12th के बाद सीईटी दिया, तो सीईटी देने के बाद वो 10th और 12th दोनों की जो भी वैकेंसीज होंगी, यानी दोनों के लेवल पर जो भी वैकेंसीज आएंगी, उनको देने के योग्य हो चुका है। इसी तरह जो ग्रेजुएट है वो, यानी जो स्नातक है, वो अगर इस एग्ज़ाम को देता है तो वो 10th, 12th और स्नातक यानी तीनों स्तर की परीक्षाओं में आवेदन करने के योग्य समझा जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यानी मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि आप 12th हैं और तो आप 10th के लिए भी एक बार एग्ज़ाम दें और 12th के लिए भी एक बार एग्ज़ाम दें, यानी एक बार 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से और एक 12th के स्टैंडर्ड के हिसाब से। अगर आप 12th हैं, मतलब जो भी आपकी एजुकेशन हाई होगी ना, यानी कि 12th या ग्रेजुएशन, आप उसके अकॉर्डिंग इस सीईटी को देंगे, और उसी के अंडर आपकी जो निम्न एजुकेशन होगी उसका भी एग्ज़ाम आप आवेदन कर पाएंगे। चलिए, सेकंड पॉइंट में लिखा है एसएससी, आरआरबी तथा आईबीपीएस जैसी एजेंसियां यथावत बनी रहेंगी। देखिए, ये बात इसलिए यहाँ पर मेंशन की गई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा यहाँ से कि क्या एसएससी को, डिपार्टमेंट को हटा दिया जाएगा, क्या आरआरबी को हटा दिया जाएगा, क्या आईबीपीएस को हटा दिया जाएगा। हटा दिया जाएगा से मेरा यहाँ पर मतलब है, क्या ये डिपार्टमेंट्स को अब ख़त्म कर दिया जाएगा कि एनआरए आ गया है तो यही लेगा एग्ज़ाम? ऐसा नहीं है। ये डिपार्टमेंट जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, अब भी जैसे एग्ज़ाम लेते थे बिल्कुल वैसे ही एग्ज़ाम भी लेंगे। सिर्फ फ़र्क क्या है, देखिए, पहले आपको इन तीनों के लिए पेपर देना पड़ता था। एसएससी का प्रीलियम होता था, जैसे एसएससी की बात करूं मैं, मान लो सीजीएल की यानी ग्रेजुएशन लेवल की, तो आपका एक प्री पेपर होता था। इसी तरह आरआरबी में आपका एक प्री पेपर होता है जिसे आप बोलते हैं सीबीटी 1, सीबीटी 1 बोला जाता है। इसी तरह आप आईबीपीएस के अंडर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी आप एक प्री देते हैं, ठीक है, फिर एक मेंस देते हैं। तो अब आपको इन तीनों के प्री अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है कि तीनों के प्री के लिए आपको अलग अलग पढ़ाई करनी है। तो आप एक बार प्री देंगे, उसके बाद जो मेंस होगा ना, वो मेंस जो एक डिपार्टमेंट का पेपर है उसको एसएससी खुद ही लेगा, यानी एनआरए उस एग्ज़ाम को नहीं लेगा। आरआरबी का जो सीबीटी 2 है, यानी जिसके मार्क्स जुड़ेंगे ना, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जिस एग्ज़ाम के मार्क्स जुड़ेंगे, जुड़ेंगे से मतलब है जिसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, वो एग्ज़ाम आपका डिपार्टमेंट ही लेगा, यानी उसको आपका एनआरए डिपार्टमेंट नहीं लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हमने लिखा इसमें थर्ड पॉइंट में, उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे। यानी जिस दिन आपका सीईटी का रिजल्ट आएगा उस दिन से लेकर
अगले 3 साल तक आपका CET वैलिड रहेगा, यानी अगले 3 साल तक आपको कोई भी प्रीलियम एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे SSC CGL का प्री आपने अगर दे दिया है CET के थ्रू, मतलब CET में आपका क्लियर हो गया हो, तो अब आपको नेक्स्ट ईयर दोबारा से प्रीलियम के लिए मेहनत नहीं करनी, जैसा कि आप अभी करते हो। आगे बढ़ते हैं, लिखा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA का दायरा। अब इसकी लिमिट्स यानी दायरा वो समझते हैं। शुरुआत में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी NRA द्वारा ग्रुप B और C गैर तकनीकी, यानी इसमें टेक्निकल की बात नहीं की जा रही, गैर तकनीकी नॉन टेक्निकल पदों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट करने हेतु सामान्य योग्यता परीक्षा CET का आयोजन किया जाएगा। यानी इसके अंडर ग्रुप B और ग्रुप C के पदों की ही एक परीक्षा होगी, ना कि A ग्रुप वालों की। यानी कि इसमें IPS, IAS, IRS इस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई परीक्षा नहीं होगी। तो ग्रुप B और C के अंडर आपका SSC, IBPS, रेलवे इसी तरह के डिपार्टमेंट्स आते हैं। उसके बाद लिखते हैं, बाद में इस बहु एजेंसी निकाय के अंतर्गत कई अन्य परीक्षाओं को भी शामिल किया जा सकता है। यानी कि जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हाल में अभी हमारी एक इनिशियल स्टेज है, शुरुआती है, तो अभी हमने इसमें 3 डिपार्टमेंट को ऐड किया है, लेकिन आगे चलकर इसमें और भी डिपार्टमेंट्स को जोड़ा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की डियर, क्योंकि आप सभी के मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि सर पढ़ना क्या है इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट हटा दिया गया है या हटेगा या कोई नया सब्जेक्ट जोड़ा जाएगा। तो वो सारी बातें यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी हैं। देखिए, जैसा अब तक आप कर रहे थे ना, जैसी तैयारी अब तक आप प्रीलिम्स की कर रहे थे, तो उसी तरह आपको अब भी तैयारी करनी है, कुछ अलग नहीं करना है। मैथ्स अब भी पढ़ते थे, इंग्लिश भी पढ़ते थे, GS GK पढ़ते ही थे, रीजनिंग पढ़ते थे, हिंदी भी पढ़ते थे। ऐसा है कि हिंदी को SSC वाला बच्चा नहीं पढ़ता था, लेकिन जो बच्चा DSSB यानी DSSSB या किसी हरियाणा की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो वो बच्चा तो हिंदी पढ़ता ही था। तो बस आप एक बात समझिए यहाँ पर कि आपको सब्जेक्ट तो मेनली वही 4 तो हैं, यहाँ पर एक हिंदी और ऐड हो गया। 30 मार्क्स के सभी आपके सब्जेक्ट होंगे, यानी 150 मार्क्स का ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 10th 12th की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं, ग्रेजुएशन की बात मैं इसके बाद समझाऊंगा आपको। 10th या 12th के स्टैंडर्ड पे जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, यानी जो CET होगा जिसको NRA लेगा, तो वो एग्ज़ाम में आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे। 5 सब्जेक्ट में 30 मार्क्स, यानी बिल्कुल CTET की ही तरह 5 सब्जेक्ट हैं। CTET में 5 ही होते हैं, यहाँ भी 5 हैं। CTET में भी 150 मार्क्स के होते हैं टोटल, यहाँ भी 150 मार्क्स हैं। और CTET में भी क्वालिफाइंग जो नेचर होता है, क्वालिफाई करने के लिए जो मार्क्स चाहिए होते हैं वो 90 चाहिए होते हैं आउट ऑफ 150, यानी कि 60% मार्क्स चाहिए। तो यहाँ भी बिल्कुल वही है, 90 आउट ऑफ 150 आपको लाने होंगे। तो चलिए, सिलेबस के बारे में तो बात हो गई, ये बात थी 10th और 12th स्टैंडर्ड की। अब मैं बात करता हूँ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, यानी जो बच्चे ग्रेजुएट हैं और वो CET देंगे तो उनको क्या पढ़ना है। तो डियर जी, इसमें 1 2 3 4 यानी 4 सब्जेक्ट्स तो उनको भी पढ़ने हैं, मैथ्स, इंग्लिश, GS, रीजनिंग। हिंदी के बारे में अभी पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं हूं मैं, क्योंकि हिंदी को इससे हटा दिया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं ग्रेजुएशन की, और अगर 1% मान लीजिए जोड़ भी दिया जाए तो 30 मार्क्स में तो नहीं जोड़ा जाएगा। 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, मतलब कुछ ही मार्क्स के लिए हिंदी को जोड़ा जा सकता है। तो हिंदी के लिए थोड़ा सा इसमें हटाने का विषय है, इसको हटाया जा सकता है। बाकी जो 4 सब्जेक्ट्स आप पहले पढ़ते थे वो अब भी पढ़ने हैं, उनकी तैयारी उसी तरह से आपको करनी है। हाँ जी, और अगर ग्रेजुएशन लेवल पे ये एग्ज़ाम होता है तो ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी एग्ज़ाम बच्चे देंगे उनका 30 मार्क्स का नहीं बल्कि 50 मार्क्स का एग्ज़ाम हो जाएगा।
और वही 60% जो भी 50-50 के अकॉर्डिंग उनका 60% बनेगा वो उनको लाने होंगे। आई होप आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ आ गया होगा सिलेबस का। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो लिखा है विद्यार्थी को क्या है फ़ायदा, मतलब इससे विद्यार्थी को क्या फ़ायदा है। जैसे न्यूज़ वगैरह में, न्यूज़पेपर में दिया जा रहा है कि विद्यार्थी के लिए एक वरदान साबित होगा, लेकिन विद्यार्थी को तो समझ ही नहीं आ रहा ना अभी कि ये वरदान कैसे होगा। विद्यार्थी को तो लग रहा है कि एक स्टेप और बढ़ गया, तो ये तो वरदान कहाँ, ये तो और मुसीबत आ गई। ऐसा नहीं है, ये वरदान ही है। जैसे समझिएगा आप, मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, प्राइवेट। देखिए, जब कोई बच्चा एग्ज़ाम देगा, जैसे प्रीलियम की बात कर रहा था मैं, जैसे कोई भी बच्चा सीईटी देगा, सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको एनआरए कराएगा, जो इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं। जब वो सीईटी में क्वालिफाई हो जाता है तो उसको अब प्रीलियम पेपर यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, अब वो एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस के लिए किसी भी एक के लिए दोबारा नहीं देना होगा। अब तक देखो अब क्या करते आए हो, आपने एसएससी की तैयारी शुरू कर दी, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो मान लो, और रेलवे का एग्ज़ाम भी निकल गया कुछ दिन बाद, यानी एक नोटिफिकेशन आ गया। अब रेलवे के नोटिफिकेशन में आपको जो सब्जेक्ट्स, जो सिलेबस पढ़ना है वो थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ना हो सकता है। एसएससी के प्रीलियम्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ना हो सकता है। दोनों की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको थोड़ा थोड़ा अंतर पर, थोड़े थोड़े अंतर पर अलग अलग तैयारी करनी पड़ जाती थी। बात करूं आईबीपीएस के प्रीलियम की, तो आपको पता ही होगा कि आईबीपीएस के प्रीलियम्स में इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ये तीनों सब्जेक्ट्स आया करते थे। अब इन तीनों के लिए आपको, अब वहाँ पे बताया जाता था कि जो आईबीपीएस डिपार्टमेंट है उसकी रीजनिंग बहुत ही हाई लेवल की आती है, एक अच्छा स्टैंडर्ड होता है। तो आपको एक अलग अलग स्तर पर तैयारी के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, अलग अलग स्टैंडर्ड की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। आपको प्रीलियम एक ही बार देना होगा, सीईटी, बस उससे आपका एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस सभी का प्रीलियम क्वालिफाई मान लिया जाएगा। और आने वाले 3 साल तक, और 3 साल तक आपको कोई प्रीलियम एग्ज़ाम नहीं देना है। एक फ़ायदा तो ये मिला है। दूसरा फ़ायदा समझिए, जो मैंने लिखा है 4th पॉइंट, प्राइवेट। जो कैंडिडेट क्वालिफाई करने के बाद मान लो जॉब तक पहुंच जाते हैं, वो जॉब प्राप्त कर लेते हैं तीनों डिपार्टमेंट्स में, तो उन कैंडिडेट्स की तो मैं बात नहीं कर रहा, वो तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो प्रीलियम तो पास कर गए थे, यानी सीईटी तो क्वालिफाई कर लिया उन्होंने, जो एनआरए ने कंडक्ट कराया था, लेकिन जो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम लेगा, यानी जो मुख्य परीक्षा होगी, वो मैंने आपको बताया था अभी कि उसको तो डिपार्टमेंट खुद ही लेगा, यानी एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस मेंस एग्ज़ाम अपना खुद ही लेंगे। इन केस बच्चा उसमें मान लो फेल हो जाता है, तो फेल होने के बाद बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट एजेंसीज उन बच्चों को कॉल करके एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब का अवसर प्रदान करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि देखिए जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो एक पैनल बनाए, इतना पैसा वेस्ट नहीं करते वो कि एक पैनल इस तरह का हो जिस पे रिक्रूटमेंट कराई जाए एक अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स की, और उनको वो कैंडिडेट्स यहाँ से सीईटी क्वालिफाई करने के बाद एक मुफ्त में मिलने वाले हैं। यानी जिन बच्चों ने एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस की प्रारंभिक परीक्षा यानी सीईटी को क्वालिफाई कर लिया था और मेंस एग्ज़ाम में मान लो वो कुछ मार्क्स से असफल हो जाते हैं, तो वो असफल नहीं समझेंगे अपने आप को, उनके लिए भी एक अलग अपॉर्चुनिटी आती है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट अच्छी अच्छी कंपनियां उनको कॉल करेंगी। ये आपका जो डाटा है प्राइवेट एजेंसीज, प्राइवेट कंपनीज को शेयर किया जाएगा
कि हमारे इतने सारे कैंडिडेट्स सीईटी क्वालिफाई हैं, तो इसका मतलब आप गवर्नमेंट की तो तैयारी कर ही रहे हैं, साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी आपको आपकी योग्यता के अनुसार लाभ मिल सकता है। चलिए जी आगे देखते हैं। प्री एग्ज़ाम एक बार ही देना पड़ेगा सभी के लिए, यानी वो बात मैंने आपको बताई है अभी कि एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, इन तीनों के लिए एक बार प्रीलियम देना होगा, बार बार नहीं देना होगा, जो कि 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। सेकंड पॉइंट में लिखा है अपना स्कोर सुधारने के लिए फिर से एग्ज़ाम की सुविधा। तो सीईटी ने आपके लिए एक अच्छा काम क्या किया है, जैसे ये काम ना पहले से ही सीटेट में भी होता है। जैसे किसी बच्चे के मान लो 92 मार्क्स हैं, सीटेट में किसी बच्चे के 92 मार्क्स हैं आउट ऑफ 150, तो वो पास तो हो गया, क्वालिफाई तो हो गया वो, लेकिन उसको लगता है कि मैं नेक्स्ट टाइम इसको 92 से 130, 120 या 100, मतलब जितना भी उसको अपनी मेहनत से लगता है कि मैं इतना इंक्रीज कर सकता हूँ, तो उसके लिए एक अवसर फिर मिल जाएगा। उसके बाद चाहता है फिर मिल जाएगा, यानी कि साल में 2 बार एग्ज़ाम कराती है एजेंसी। तो इसका मतलब ये नहीं है दोनों बार आपको एग्ज़ाम देना है, इट्स नॉट कंपल्शन, इट्स योर चॉइस। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर आप अपना स्कोर इंक्रीज करना चाहते हैं सो यू शुड, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप क्वालिफाई तो हो ही चुके हैं। तो ये एक अवसर भी प्रदान करेगी अगर बच्चा अपना स्कोर बढ़ाना चाहे तो वो, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो होगा साल में 2 बार यानी 6-6 महीने के डिफरेंस पे होगा, तो आप इस एग्ज़ाम को दोबारा देकर अपना स्कोर भी सुधार सकते हैं, एक आपके पास ये भी अवसर होगा। थर्ड पॉइंट में लिखा है एक रिजल्ट 3 साल तक मान्य होगा, केवल मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। यानी आपने मान लो 2021 में सीईटी को क्वालिफाई कर लिया, तो क्वालिफाई करने के बाद आपको 3 साल तक प्रीलियम की तैयारी तो करनी नहीं है, बस अब आप जुट जाइए मेंस की तैयारी में। यानी अगर आप एसएससी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं या बैंकिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आप अब अपने मेंस पर फोकस करिए, मेंस पर तैयारी के आवर्स बढ़ाइए, ना कि दोबारा से किसी अलग डिपार्टमेंट के प्रीलियम के लिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक वरदान की तरह साबित होगा। चलिए और कुछ बातें बची हैं, जैसे देखिए एक आंकड़ा है जो आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग अक्सर सोचते हैं जब फॉर्म निकलते हैं कि पता नहीं कितने बच्चे भारत में फॉर्म भरते होंगे, कितने सारे फॉर्म्स फिल होते हैं। तो लिखा है मैंने इसमें आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 1.25 यानी 1.25 लाख सरकारी नौकरियों का विज्ञापन किया जाता है। देखिए डियर जी, यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया गया है। 1.25 लाख वैकेंसीज यानी 1.25 लाख रिक्रूटमेंट हर साल आ रही है। बच्चे को पता ही नहीं चलता, बच्चा अपडेट नहीं है, उसको ये नहीं पता चल पाता कि 1.25 लाख किस किस डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल एक आंकड़ा लिया गया है, एक ओवरऑल एक एवरेज ली गई है कि 1.25 लाख नौकरियां हर साल आती ही आती हैं, विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट होते ही हैं, जिनमें तकरीबन 2.5 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं। यानी जो आवेदन करने वाले लोग होते हैं, जो फॉर्म फिल करने वाले होते हैं, उनकी संख्या इतनी होती है। तो देखिए आप अगर नेगेटिव वे में लें इसको तो आप सोचेंगे कि सर बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, और अगर पॉजिटिवली लें तो सर विज्ञापन भी देखिए कितने सारे होते हैं हर साल। यानी हर साल 1.25 लाख वैकेंसीज आती ही आती हैं। हमें तो एक ही पोस्ट चाहिए ना, उसमें से हमें तो अपना एक ही पद चाहिए। और सरकार ने हमारे लिए ये इसलिए भी अच्छा कर दिया क्योंकि देखो पहले क्या होता था, इसके और कुछ फ़ायदे समझाता हूँ आपको। पहले क्या होता था, जैसे बच्चा रेलवे का एग्ज़ाम भी भरा हुआ है, किसी बच्चे ने एसएससी का भी एग्ज़ाम भरा हुआ है और आईबीपीएस का भी एग्ज़ाम भरा हुआ है, और तीनों की प्रीलियम परीक्षा के लिए वो तैयारी कर रहा है। एक उदाहरण के तौर पे समझिए 1 अगस्त को एसएससी का पेपर है, उसका प्रीलियम, और उस 1 ही अगस्त को उसका रेलवे का भी प्रीलियम की डेट आ जाए। यानी क्या होता था, जो ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे, इन डिपार्टमेंट्स की एग्ज़ाम डेट
बहुत बार ऐसा होता है, बहुत विद्यार्थियों के साथ ऐसा हुआ भी है कि वो बिल्कुल मैच करती थी, एक ही डेट पे 2 एग्ज़ाम। तो बच्चा एक सस्पेंस वाली बात हो जाती थी कि किस एग्ज़ाम को छोड़ दूं और किस को मैं दे के आऊं। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से तो आप यहाँ तक पहुँचे थे, फिर उसमें आपने एक एग्ज़ाम को छोड़ भी दिया। यानी बच्चे के लिए ये एक तरह का बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो उस जिस एग्ज़ाम को उसने छोड़ा है कि उसको वो दोबारा भी भर पाए। क्या पता उसका ये लास्ट चांस हो अकॉर्डिंग टू एज। तो इसके बहुत बड़े नुकसान हुआ करते थे जो अब नहीं होंगे। अब आप एक बार प्रीलियम एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद, और देखिए प्रीलियम एग्ज़ाम आपका एक ही होगा, यानी कि अब वो वाली समस्या तो बची नहीं कि भाई रेलवे का प्रीलियम भी उसी डेट पे आ रहा है, यानी तीनों के लिए एक ही तो पेपर होगा। तो फिर हमें ना तो डेट की प्रॉब्लम होगी कि एक ही डेट पर मेरा वो एग्ज़ाम छूट गया। और इसके लिए डियर हमारे 2020, मैं बात कर रहा हूँ अब एनआरए की, 2020 के बजट में इस टॉपिक पर बड़ी चर्चा चली। 2020 के बजट में इसको लाया गया है, यानी 2020 के बजट से ही ये शुरू किया गया। 2020 के बजट में इस पर चर्चा की गई। तो जहाँ तक मैंने आपको समझाया, आई होप आपको ये सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट बचता है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपका पूरा अच्छे से वो डाउट क्लियर करूँगा। और आज के बाद से भाई एवरी संडे, जितने भी मंथ में संडे आते हैं, इट मीन्स 4 संडे, तो आपका एक ड्यूटी बनती है जो बच्चे मेरे चैनल पे अभी तक हैं। क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात हमने नोट में लिखी हुई है कि 1.25 लाख सरकारी नौकरियों का विज्ञापन आता है, लेकिन आपको पता कितनों का चलता है? आपको खुद देखिए, आपको शायद ही 2, 4, 10,000, 15,000 वैकेंसीज का पता चलता है। तो ये 1 लाख वैकेंसीज कौन कौन से डिपार्टमेंट में आई और कब इनकी लास्ट डेट थी, कब ये लास्ट डेट चली गई, तो आपको पता ही नहीं चलता। और आप ओवरेज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ओवरेज हो जाते हैं, उनको लगता है वैकेंसी नहीं आती। तो हर डिपार्टमेंट की, हर स्टेट की, चाहे वो केंद्र सरकार की भर्ती हो, आपके किसी राज्य की भर्ती हो, किसी भी स्टेट की भर्ती होगी भारत में, मतलब जो भी रिक्रूटमेंट होगी, वो सभी बातें हर संडे हम इसी यूट्यूब चैनल यानी कि हर्ष गुरु पे एक एक को बड़े अच्छे से आपको समझाया जाएगा। किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, कितने पद आए हैं, क्या प्रोसीजर है सिलेक्शन का, किस तरह उसमें आवेदन करें, तो टोटल बात संडे को आपको अपडेट कर दिया जाएगा। यानी हर संडे आप ये चेक करिए कि आपको के लायक या आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग किसी प्रकार का किसी भी डिपार्टमेंट में कोई फॉर्म निकला है तो तुरंत उसको आप फिल करिए। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। थैंक यू एंड राधे राधे।